हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करते हैं। तो यदि कोई स्टूडेंट है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो यदि हिंदी मीडियम बोर्ड से है, तो भैया वो भी हमारे यहाँ से कोर्सेज देख सकता है। इसी के साथ सीबीएसई बोर्ड्स को तो हम कवर करते हैं और अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। तो यदि आप या आपके कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड जो अदर स्टेट से बिलोंग करता है, तो भाई वो भी हमारे यहाँ से कोर्सेज देख सकता है। राइट, तो भैया करना क्या है, फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और एक चीज और, यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना है स्टूडेंट्स, तो लिंक कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर जरूर एक बार चेक करिएगा। और चाहे तो आप ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। वैसे तो हम आपको एकदम फुल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी कंटेंट, फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्हांस हो सके। जैसे कि हम लोग साथ में मिलकर काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर एजस्टेंट रीजन, सारी चीज़ें भाई हम आपको अपने एंड से सॉल्व कराते हैं, अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग रुके नहीं, बढ़िया तरीके से चलती रहे और सारी चीज़ें मस्त बढ़िया चले। ठीक है, इवन कोई फाइनेंशियल बैरियर भी ना है, इसलिए हम आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी कंटेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी बात पे जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शुरू करेंगे आज की क्लास को, जिसका आप सभी को काफ़ी इंतजार रहता है, मैं जानती हूँ। इसलिए आज की क्लास आप लोग के लिए आज का सेशन लेकर आई हूँ, तो इससे जल्दी से पहले लाइक शेयर कर दो भैया। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि जल्दी से लाइक शेयर तो कर ही दो, और यदि चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग और काफी आप कह सकते हो वेटिंग वाली चीज आज हम देख रहे हैं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसका वेट करते हैं कि यार कैसे भी करके किसी भी चैप्टर के, इवन हर चैप्टर के, हम तो आपको हर चैप्टर के क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, जिसमें एक पर्टिकुलर सेशन में या फिर 2 सेशन में हम आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आज वही चीज जिसका आप सभी को काफी टाइम से इंतजार था, क्योंकि ये चैप्टर जो है चैप्टर 10, पहले तो नाम देख लो भैया, चैप्टर 10 का नाम कहीं भूले तो नहीं हो, क्योंकि हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो भूले तो नहीं हो, कौन सा चैप्टर था ये हमारा? स्पेशल पर्पस बुक्स 1 कैश बुक। याद आया सभी को? चैप्टर याद आया, पढ़ा था हमने, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, है ना। तो भूल गए हो या आपकी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो गई है तो भैया याद नहीं होगा, क्योंकि देखो चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, सारी चीजें डिटेल में, सारी चीजें मिल जाएगी आपको, डिटेल वीडियोस की बनी हुई है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन भैया जरूरी होता है टाइम टाइम पे रिवीजन करना। मुझे मालूम है आप लोग ये काम करते नहीं हो, तो भाई ये काम भी हम ही आपको करवा के दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ही आप लोग के लिए चैप्टर का रिवीजन, दैट इज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का एक सेशन लेकर आए, तो भैया आ जाइए और शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। अब देखो भैया, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये समझ लो कि ये है आपका पार्ट 1, क्योंकि ये चैप्टर में हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज करने हैं स्टूडेंट। यदि अकाउंट्स की बात करूं तो भैया यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ने से काम नहीं बनता है, क्वेश्चन भी करने रहते हैं, और क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए यदि एक पार्ट में लेके आते तो भैया बहुत देर लग जाती, बहुत आपका लेंदी वीडियो हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि जो पूरे इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है, हम इनको आधे आधे 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आधे पार्ट इस वाले पार्ट में आधे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट रहेगा, जिसमें हम रिमेनिंग हाफ जितने भी रहेंगे, रिमेनिंग बचे हुए जो कॉन्सेप्ट है उनको कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। पहली बात। दूसरी बात क्या, कॉन्सेप्ट के साथ हम एक्सरसाइज के सवाल भी करते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। हर बार हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी रहेगी कि जो क्वेश्चंस हैं, आधे क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 1 में, मतलब यहीं पे, और जो पार्ट 2 आएगा वहां पे आधे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो भैया कॉन्सेप्ट भी दोनों पार्ट्स में है और क्वेश्चंस भी दोनों पार्ट्स में है, तो भैया बने रहिएगा। दोनों पार्ट्स आपके लिए जरूरी हैं, दोनों पार्ट यदि देखोगे तभी जाके आपका पूरा चैप्टर का रिविजन हो पाएगा। ठीक है, शुरू करें, फटाफट से लाइक शेयर कर दिया तो आ जाइए, शुरू कर लेते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। देख लेते हैं चैप्टर नंबर 10 में क्या क्या चीजें, एक रैपिड तरीके से, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से सारी चीजें देखेंगे। चलो,
तो भैया सबसे पहले तो टॉपिक देख लें कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 में कौन कौन से टॉपिक है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले टॉपिक पे थोड़ी सी नजर डाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो आपका चैप्टर है ये पूरा आपका सब्सिडरी बुक पे बेस्ड है। सब्सिडरी बुक हमको मालूम है कितनी होती है सब्सिडरी बुक, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले सबसे पहले तो भैया मीनिंग देखेंगे कि सब्सिडरी बुक का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है और इसका फायदा मतलब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है वो हम समझेंगे। फिर भैया मीनिंग और फीचर देखेंगे कैश बुक का। अब देखो वैसे तो जर्नल सब बनाते हैं, पर जर्नल यदि नहीं बना रहे हो तो फिर आपके पास एक सब्स्टिट्यूट होता है जिसे हम कहते हैं जर्नल का सब डिवीजन हो गया, दैट इज सब्सिडरी बुक। तो वही हम यहाँ देखेंगे और सब्सिडरी बुक में सबसे पहली बुक होती है कैश बुक, तो उसको यहाँ पे समझेंगे। उसके दो टाइप होते हैं, एक होती है सिंपल कैश बुक, एक होती है भैया डबल कॉलम कैश बुक। ये क्या है, कैसे बनती है, ये भी देखेंगे। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझ लेंगे टाइप्स के, ठीक है, और इसके सवाल भी करेंगे, राइट। तो देखो अभी आगे के कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं पहले हम। इसके बाद क्या रहेगा भैया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट एंड मोर देन वन बैंक अकाउंट, ये भी आपका एक टॉपिक है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो क्या चीजें रहती है वो भी हम समझेंगे। उसके बाद पेटी कैश बुक क्या होता है, उसका मीनिंग और सिस्टम भी समझेंगे। तो पहले बात सुनो, यहाँ तक के अपने कहाँ तक के भैया ये बैंक ओवरड्राफ्ट तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये आपके इसी वाले पार्ट में रहेंगे, पार्ट 1 में, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम पार्ट 2 में क्या रहेगा, तो फिर ये रिमेनिंग जितने भी हैं ये पार्ट 2 में जाएंगे, समझ गए ना। बैंक ओवरड्राफ्ट तक के कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में, इसके बाद के पार्ट 2 में, तो ये पार्ट 2 में भी आना है, ठीक है, वहां भी बने रहना। उसके बाद क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो देखो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे, समझ गए, सिंपल कैश बुक का इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। और जो आपका सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम लोग डबल कॉलम कैश बुक वाला क्वेश्चन करेंगे और एक पेटी कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो भैया क्वेश्चन के भी डिवीजन हो गए, कॉन्सेप्ट के भी डिवीजन हो गए, 2 पार्ट्स में, राइट। चलो फिर हम लोग को पेटी कैश बुक का मीनिंग और सिस्टम देखना पड़ेगा। उसके बाद भैया हमको पेटी कैश बुक के टाइप्स देखने पड़ेंगे, डिफरेंस देखना पड़ेगा कि भैया सिंपल और ये एनालिटिकल में डिफरेंस क्या रहता है। उसके बाद भैया ये पोस्टिंग क्या है और पेटी कैश बुक के एडवांटेजेस क्या है, राइट, ये सब दूसरे पार्ट में जाएगा और इससे रिलेटेड सवाल भी जाएगा और डबल कॉलम कैश बुक का भी सवाल आपका सेकंड पार्ट में जाएगा, राइट, समझ गए, सब कुछ समझ आ गया। तो चलो ये रह गया भैया अपना, ये हो गया क्या अपना चैप्टर ओवरव्यू, इतनी चीजें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। तो शुरू करें फटाफट, पहला टॉपिक ले लेते हैं, सब्सिडरी बुक का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है सब्सिडरी बुक का। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो देखो भैया वैसे तो यदि हम देखें तो जर्नल बुक जो हमने चैप्टर 8 में बनाना सीखा था उसमें हम क्या देख रहे थे कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन अपन एक ही बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। लेकिन भैया यार थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन हो तो रिकॉर्ड कर भी देंगे। अब यहाँ तो भैया हजारों की संख्या में बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एक ही बुक यदि बनाते बैठ जाओगे तो भैया इतनी मोटी बुक बन जाएगी और कोई मतलब की नहीं रहेगी। क्या करोगे इतनी मोटी बुक का, ना कोई ढंग से उसको रिवाइज नहीं मतलब उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा, कोई इसको अच्छे से चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी मोटी बुक देख के लोग घबरा जाएंगे, ठीक है। तो हमने सोचा यार इतने सारे ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड करने से अच्छा है कि ये जो जर्नल बुक है इसका डिवीजन कर दो, इसका सब डिवीजन कर दो, मतलब सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड करने से अच्छा है अलग अलग बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, अलग अलग कैटेगरी के, एक जैसी कैटेगरी के ट्रांजैक्शन एक बुक में पहुंचा दो, दूसरी कैटेगरी के एक जैसे ट्रांजैक्शन दूसरी कैटेगरी में पहुंचा दो। ऐसे करके हमें क्या करना है, कैटेगरीज बना देनी है, जर्नल बुक के डिवीजन कर देना है, इसी को हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। समझ आया कि नहीं आया बच्चों, आ गया ना, ठीक है। तो भैया यही है कि बिजनेस के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, सबको रिकॉर्ड करना भैया बहुत ही कठिन काम है, जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि सबकी आप सेपरेट बुक बनाने लगो, हर एक जैसे ट्रांजैक्शन एक जैसी बुक में रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। और अदर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन अदर काइंड ऑफ बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि सेल्स वाले सारे ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में पहुंचा दो, परचेज के सारे ट्रांजैक्शन परचेज बुक में पहुंचा दो, क्रेडिट परचेज वाले सेल्स यदि क्रेडिट पे है तो वो सेल्स बुक में पहुंचा दो, लाइक वाइज, ठीक है। तो एक बुक बनाने से अच्छा है अब अलग अलग सेपरेट बुक बनाओगे जिसको हम क्या कह रहे हैं, सब्सिडरी बुक, ठीक है। सब्सिडरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमने जर्नल बुक का सब डिवीजन कर दिया, डन, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, ये आगे ये कह रहा है कि इसको भी फिर हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे भैया बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइमरी एंट्री ही कहेंगे, है ना। इट इज स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल, क्यों कहेंगे, अभी तक हमने क्या देखा था, जर्नल बुक को हम लोग ओरिजिनल बुक और प्राइमरी बुक कहते थे, लेकिन अब जो जर्नल की जगह पे अब आप सब्सिडरी बुक बना रहे हो,
जर्नल ना बना करके अब यदि आप सब्सिडरी बुक बना रहे हो तो भैया सब्सिडरी बुक को ही फिर प्राइमरी और ओरिजिनल बोलेंगे, है कि नहीं। पहले जर्नल बनाते थे तो उसको बोलते थे प्राइमरी और ओरिजिनल बुक, अब वो नहीं बना रहे, सब्सिडरी बना रहे तो भैया उसको भी बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन, काम लगभग सब कुछ एक जैसे ही है। यहाँ को इसको भी हम प्राइमरी बुक या फिर ओरिजिनल बुक बोलेंगे, ठीक है ना। देन इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते, सब्सिडरी बुक में कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, बल्कि सारी चीजें हम डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद सारी चीजें लेजर में चली जाती हैं, राइट। देखो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते थे, वैसे ही सब्सिडरी में जो लिखोगे वो भी लेजर में पोस्ट करोगे, ठीक है ना भैया। देन दिस बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री आर आल्सो कॉल्ड, इनका नाम अलग अलग है, जैसे स्पेशल जर्नल, सब्सिडरी बुक या फिर स्पेशल पर्पस बुक, 3 नाम है, जो पसंद आए बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो इनके क्लासिफिकेशन, कितने टाइप से आपने एक जर्नल बुक को कितना डिवाइड कर दिया, कहाँ कहाँ क्या क्या डिवीजन कर दिए वो बताती हूँ, ठीक है। एक जर्नल बुक बनाते थे पहले, अब आपने उसके सब डिवीजन कर दिए, कैसे कर दिए। एक आपने बना दी कैश बुक। अब आप पूछोगे मैम कैश बुक में क्या लिखते हैं, तो कैश बुक में वो सारे ट्रांजेक्शन जो आपने सिर्फ और सिर्फ कैश में किए हैं, नो क्रेडिट नो उधारी, ओनली कैश, जितना भी कैश में हुआ है सब कुछ कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो। देन परचेज बुक, जितना भी आपने परचेज किया है उधारी पे मतलब क्रेडिट परचेज जितना भी है वो परचेज बुक में जाएगा। और यदि मैं बोलूं कि मैंने कैश में परचेज किया है तो वो कैश बुक में जाएगा, लेकिन यदि मैंने उधारी में परचेज किया है तो वो परचेज बुक में जाएगा, राइट। सिमिलरली वैसे ही एक और बुक रहती है हमारी सेल्स बुक, यदि मैंने कैश में सेल्स करी है तो भैया वो कैश बुक में जाएगा, लेकिन यदि मैंने उधारी में सेल्स करी है तो वो सेल्स बुक में जाएगा। डन, राइट। ये 3 कैटेगरी हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, इसके अलावा हमारी परचेज रिटर्न बुक होती है, यदि उधारी पे खरीदा हुआ सामान यदि मैं वापस कर देती हूँ, समझ रहे हो, उधारी पे खरीदा हुआ सामान यदि मैं वापस कर देती हूँ तो मैं कहाँ लिखूंगी, परचेज रिटर्न बुक में लिखूंगी। ऑन द अदर हैंड यदि उधारी पे बेचा हुआ सामान मेरे पास वापस आ रहा है, समझ रहे, उधारी पे बेचा हुआ सामान यदि मेरे पास वापस आ रहा है तो मैं उसे सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करूंगी। फिर एक आपकी एक्स्ट्रा रहती है, एक एक्स्ट्रा बुक रहती है जर्नल प्रॉपर, जिसमें यदि ये 5 तक जितनी बुक है, जितने ट्रांजैक्शन इनके मतलब इनके नेचर के हैं वो इनमें चले जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई एडिशनल ट्रांजैक्शन है जो इन 5 में फिट नहीं बैठ रहा है, उसको हम कहाँ फिट कर देंगे, उसको हम जर्नल प्रॉपर में फिट कर देंगे। जो कहीं नहीं फिट हुआ वो यहाँ आके फिट हो जाएगा, समझ गए ना बढ़िया से। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ये हो गए अपने डिवीजन। अब इसके फायदे क्या है, सब्सिडरी बुक हम क्यों बनाते हैं भैया, कुछ तो एडवांटेज होंगे। तो भैया इससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, जो पहले एक पर्टिकुलर इंसान इतनी मोटी जर्नल बुक बनाने बैठता था, अब उससे अच्छा क्या है, अलग अलग बुक्स बना दो, अलग अलग लोगों को बोल दो कि भैया तुम परचेज बुक बनाना, तुम सेल्स बुक बनाना, तुम कैश बुक बनाना, तो वर्क जो है आपका डिवाइड हो गया, ठीक है, पहला एडवांटेज। दूसरा क्या है भैया, क्या है, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। यदि एक ही पर्सन बार बार हर साल यदि कैश बुक ही बनाएगा तो वो उसमें इफेक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको हर बार एक ही काम दिया जाए, आप उसको बार बार यदि करोगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, परफेक्शन आ जाएगा आपके अंदर, राइट। इसीलिए यदि एक ही इंसान बार बार कैश बुक बना रहा है, एक ही इंसान बार बार वो अपनी परचेज बुक बना रहा है, तो वो उसमें इफेक्टिव आ जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा और उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, उसमें स्पेशलिस्ट कहलाएगा फिर, राइट। चलिए ये हो गए भैया 2 एडवांटेज। उसके बाद है सेविंग ऑफ टाइम, भैया समय भी बचेगा, सब अपना अपना काम कर रहे होंगे, सब अपनी अपनी बुक बनाएंगे, कैश वाला कैश बुक बनाएगा, सेल्स वाला सेल्स बुक, परचेज वाला परचेज बुक, समय भी बचेगा, सब अपना अपना काम एक साथ कर रहे होंगे, एक दूसरे के लिए वेट नहीं करेंगे कि भैया इसकी बुक बनेगी जब मैं अपनी बनाऊंगा, इसकी बनेगी जब मैं अपनी बनाऊंगा, ऐसे टाइम कितना वेस्ट होगा। इसलिए सब लोग एक साथ अपनी अपनी बुक बना रहे होंगे तो टाइम सेव होगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी सब कुछ अलग अलग मिल जाएगी। यदि कैश की इंफॉर्मेशन चाहिए तो भैया कैश बुक देखो, सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेल्स बुक देखो। ये क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन सारी चीजें सेपरेटली मिल रही हैं। जर्नल में तो क्या रहता था भैया, इतनी मोटी बुक थी और सारे ट्रांजैक्शन उसी में रहते थे, ढूंढने में टाइम लगता था, इन्फॉर्मेशन भी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, पर सब्सिडरी बुक में मिल जाएगी, ठीक है। देन फैसिलिटी इन चेकिंग, यदि आपको चेक करना है कि आपको कोई कैश ट्रांजैक्शन चेक करना है तो भैया डायरेक्टली कैश बुक में जाओगे ना, इधर उधर क्यों घूमोगे, सीधे कैश बुक में जाओ, वहां पे आप चीजें चेक कर सकते हो, है ना। इधर उधर ना सेल्स में भटकना है ना परचेज बुक में भटकना है, डायरेक्टली कैश बुक में जाओगे और वहां पे चीजें चेक करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता लगेगी, यदि मान लो कैश बुक में कोई गड़बड़ है तो आपको पता लग जाएगा कि ये गड़बड़ जिसने कैश बुक बनाई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने सेल्स बुक बनाई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि सेल्स बुक में कोई गड़बड़ होती है, राइट। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप फिक्स कर सकते हो, ओके। चलिए देन
अब हम पढ़ेंगे कैश बुक। तो भाई देखो, सब्सिडरी बुक के टोटल 6 कैटेगरी हमने पढ़ ली हैं। अब इन 6 में से जो सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज कैश बुक। इस चैप्टर में हमें पूरा कैश बुक पे ही फोकस रखना है। आप बोलोगे जो बची 5 बुक्स है वो कहाँ जाएंगी, तो बची हुई 5 बुक्स आपकी 11 चैप्टर में है पूरी। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें बात कहाँ करनी है, कैश बुक पे पूरी बात करनी है। डन। तो फिर आइए, कैश बुक होती क्या है? कैश बुक आपकी वो होती है जहाँ पे जो जितना पैसा आपके पास आ रहा है और जितना कैश आपके पास से जा रहा है वो आप लिखोगे, चाहे वो पैसा डायरेक्टली कैश के फॉर्म में आ रहा हो या जा रहा हो, या फिर वो बैंक से वो पैसा आ रहा है या जा रहा है। इसका मतलब कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन और कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, कोई उधारी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते। ठीक है, चलिए। तो कैश बुक भी एक तरीके से क्या है, आपकी प्राइमरी एंट्री है, क्योंकि जब जर्नल में चीजें नहीं रिकॉर्ड होती सीधे कैश बुक में होती है, तो भैया जर्नल भी आपकी प्राइमरी एंट्री कहते थे, और इसको भी हम प्राइमरी एंट्री वाली बुक बोलेंगे, राइट। फिर आपसे क्या बोला, यहाँ पे भी हम सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज जहां जहां जैसा जैसा कैश आया गया सब कुछ सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट को, जो भी पैसा आ रहा है आपके पास उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जो आप पैसों में पेमेंट कर रहे हो कैश में या बैंक में जो भी पेमेंट कर रहे हो वो आप क्रेडिट साइड पे शो करते हो, राइट। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक के ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश के ट्रांजैक्शन को कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना, बैंक के ट्रांजैक्शन को बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना। देन जो भी बैलेंस रहेगा आपका उसको आप डिडक्ट करोगे और फिर बैलेंसिंग फिगर आप निकालते हो ना, जो भी टोटल पेमेंट्स रहेंगी आपकी, जाहिर सी बात है कि आपकी रिसिप्ट ज्यादा रहेगी, पैसा आपके पास आएगा ज्यादा और जाएगा कम, तो आपका हमेशा क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे आपका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, क्योंकि हमेशा आपका डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। डन, हम बैलेंसिंग निकालेंगे। अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, वहां आपको पता लग जाएगा कैसे क्या बैलेंसिंग हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फीचर्स क्या क्या हैं इसके, तो भैया यहाँ पे सिर्फ हमें कैश के और बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, उधारी वाले नहीं करना। कैश के जो भी रिसिप्ट है या जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, बैंक से आ रहा है चाहे कैश में आ रहा है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना, और यदि आपने कैश पे किया है या बैंक से आपने पे करवाया है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश के नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, उधारी वाले नहीं करना। ठीक है, चलिए। नाउ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इनको हम सीक्वेंस में, है ना, सीक्वेंस में हम सारी चीजें रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद ये एक तरीके से जर्नल का ही काम करती है और लेजर का भी काम कर देती है सेम टाइम में। यदि कैश बुक बना ली आपने तो फिर आपको लेजर अकाउंट बनाते टाइम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक में आपको कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं। तो फिर क्या मतलब फोकट में लेजर में अकाउंट्स बनाने का, कैश और बैंक के नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जर्नल और लेजर दोनों का ही काम करती है। डन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है और एक प्रिंसिपल बुक भी है। जी हाँ, बिल्कुल, सब्सिडरी बुक तो है ही, आप जानते ही हैं, क्योंकि इसको हमने जर्नल का सब्स्टिट्यूट माना है, तो ये एक सब्सिडरी बुक है। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट, ये एक आपकी प्रिंसिपल बुक भी है, क्योंकि जो प्रिंसिपल बुक होती है वो आपकी कौन सी कहलाती है, लेजर कहलाती है। लेजर इज योर प्रिंसिपल बुक। और आप जानते हैं कि क्योंकि हमने कैश बुक में कैश और बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, इसीलिए अब हम लेजर में दोबारा से कैश अकाउंट और दोबारा से बैंक अकाउंट नहीं बनाते। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें ऑलरेडी कैश कॉलम में, ऑलरेडी बैंक कॉलम में कैश बुक के अंतर्गत लिख चुके हैं, इसलिए आपकी जो कैश बुक है वो एक लेजर का भी काम कर रही है और एक जर्नल का भी काम कर रही है। ठीक है, तो जो आपकी कैश बुक है वो एक सब्सिडरी तो है ही। सब्सिडरी बुक किसकी है, जर्नल की, और क्योंकि अपने आप में एक लेजर अकाउंट का भी काम कर रही है इसलिए ये एक प्रिंसिपल बुक भी है। ठीक है, ये दोनों बुक है आपकी। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2 टाइप्स की कैश बुक होती है स्टूडेंट। जब भी हम कैश बुक का जिक्र करते हैं तो अपनी 2 तरीके की कैश बुक होती है। सबसे पहली होती है आपकी सिंपल कैश बुक और एक आपकी 2 कॉलम या फिर डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, ये दोनों कैश बुक को बनाना हम सीखेंगे अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ओके, चलिए पहले इनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो भैया, सिंपल कैश बुक स्टूडेंट्स आपकी क्या होती है, सिंपल कैश बुक आपकी वो होती है जहां पे आप क्या लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ कैश में जो पैसा आया है और जो आपने कैश में पे किया है सिर्फ वो रिकॉर्ड करोगे। जो भी ट्रांजैक्शन आपके कैश में हुए हैं सिर्फ वो हम सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बैंक के ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं किए जाते।
राइट। आप पूछोगे मैम फिर बैंक के कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो बैंक के अपन डबल कॉलम कैश बुक में करते हैं, समझ गए, कहाँ करते हैं, डबल कॉलम कैश बुक में करते हैं। यहाँ पे फिलहाल सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश में जो रिसिप्ट हुई, कैश में जो पैसा रिसीव हुआ या कैश में आपने जो पेमेंट करी है सिर्फ वो रिकॉर्ड होगी, बैंक का कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसमें हम लोग इस तरीके से अकाउंट बनाते हैं। आप लोग को यहाँ पे फॉर्मेट भी दिख रहा होगा कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, ये देखो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, इसमें हम सारा रिसिप्ट लिखेंगे, मतलब जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो लेफ्ट में लिखना, और राइट साइड पे क्या लिखना, जो भी पेमेंट आप कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ कैश में। नो बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सिंपल कैश बुक, याद रखना, नो बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सिंपल कैश बुक, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सिंपल कैश बुक, राइट स्टूडेंट्स। तो ये देखिए आपका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड रहता है हमारा। ये रहेगा डेट पर्टिकुलर, जहां पे जो पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है कैश में, वो वाउचर नंबर LF, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, और यहाँ पे पेमेंट्स लिखेंगे क्रेडिट साइड में, जो कैश में आपने पेमेंट करी है, राइट। सिंपल कैश बुक ये रही और ये इसका फॉर्मेट, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, राइट। चलिए, तो ये चीजें होती हैं आपके सिंपल कैश बुक के फॉर्मेट में, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो एंड अमाउंट, राइट, ये हम कॉलम्स बनाते हैं। उसके बाद अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, सिंपल कैश बुक की बैलेंसिंग कैसे की जाती है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एक साइड आपने सारे रिसिप्ट लिख दिए, जो भी पैसा आपके पास आया आपने डेबिट साइड पे पूरा लिख दिया, क्रेडिट साइड पे उन पैसों, क्रेडिट साइड पे जो आपने कैश पे किया, जो कैश आपने पे किया वो आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, लास्ट में दोनों को प्लस करोगे, है ना, डेबिट का अपना एक अमाउंट निकालोगे टोटल करके, क्रेडिट का अपना एक अलग टोटल करके अमाउंट निकालोगे। हमेशा कैश की यदि हम बात करते हैं, कैश बुक, सिंपल कैश बुक में यदि हम कैश कॉलम में देखें तो हमेशा जो पैसा रिसीव हुआ है वो हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू जो आपने पैसा पे किया है, समझ गए। इसका मतलब हमेशा डेबिट साइड ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड कम आएगा, इसका मतलब कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। डेबिट बैलेंस मतलब जहां से पैसा, जहां पे आपने पैसा जो रिसीव हुआ है वो लिखा है, तो हमेशा पैसा ज्यादा रिसीव होता है ना भाई, जितना पैसा होगा उतना ही तो खर्च करोगे ना। आपने कहावत सुनी होगी कि भाई जितनी चादर रहती है उतने ही पैर हमें निकालने चाहिए, ठीक है। तो जितना पैसा होगा उसके अंदर ही तो खर्च करेंगे। मान लो यदि मेरे पास 1000 रुपए है तो भैया मैं 1000 के अंदर अंदर ही खर्च करूंगी, है ना, ऐसा तो है नहीं उससे ज्यादा कर लूंगी, क्योंकि उतना तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो मात्र 1000 रुपए है, ठीक है, डन। इसलिए जो कैश आपको रिसीव हुआ है वो ज्यादा रहता है और जो पैसा आप, जो कैश आपने पे कर दिया वो कम रहता है, इसलिए आपका डेबिट बैलेंस आएगा हमेशा, क्योंकि डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा रहेगी, क्रेडिट साइड की वैल्यू कम रहेगी, इसलिए बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे करते हैं। काफी बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्या कैश का डेबिट बैलेंस होता है, तो जी हाँ बिल्कुल, कैश का आपका हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा और बैलेंसिंग फिगर हम क्रेडिट साइड पे निकालेंगे, डन, ठीक है ना। तो यही आपका पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम दोनों साइड पे टोटलिंग करेंगे, कहाँ पे, रिसिप्ट साइड की और पेमेंट साइड की टोटल निकालेंगे भैया कितना आएगा, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि हमेशा आपका बैलेंसिंग फिगर जो आप करोगे वो क्रेडिट साइड पे करोगे, क्योंकि हमेशा आपका डेबिट बैलेंस आएगा तो क्रेडिट साइड पे हमको बैलेंसिंग फिगर करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से फिर हम उस बैलेंस को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे नेक्स्ट में, अगली बिगनिंग में, है ना, अगला जो भी अकाउंट रहेगा उसमें वो जो बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन कर देंगे। ये हम लोग नॉर्मली करते भी आ रहे हैं, लेजर अकाउंट में भी काफी बार किया, अकाउंट्स भी हमने काफी बनाए हैं। वही बैलेंसिंग जो आएगा, जो बैलेंसिंग आएगी उसका बैलेंसिंग बैलेंस कैरेट डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लियर, दिस इज योर बैलेंसिंग, राइट। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सिंपल कैश बुक अभी हम जस्ट बनाएंगे, है ना, अभी इसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज का जब मैं सवाल कराऊंगी तो सिंपल कैश बुक ही बनाएंगे, तो उसके कुछ पॉइंट्स देख लो कि क्या दिमाग में रखना है। तो भैया देखो, सबसे पहला तो क्या रखना है, जब आप कैश बुक बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप कैश बुक, हाँ यदि कैश बुक बना रहे हो, सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखो कि यदि कैश बुक आप बना रहे हो तो भैया कैश अकाउंट आप नहीं बनाओगे लेजर में, ठीक है। यदि कैश बुक बनाइए तो लेजर में कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश अकाउंट और कैश बुक एक जैसी ही है, सिमिलर ही है, ठीक है। नाउ फिर क्या लिखा है, कैश बुक इज बैलेंस लाइक एनी अदर, तो भैया इसको भी वैसे ही बैलेंस करते हैं जैसे हम बाकी के अकाउंट्सों को बैलेंस करते आ रहे हैं।
फिर इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन, भैया इसमें कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन मत रिकॉर्ड कर देना उधारी वाले, गलती से भी कोई भी चेक वैक रिसीव हो रहा है या आप दे रहे हो, मतलब बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी नहीं रिकॉर्ड करना, चाहे चेक आ रहा है चाहे चेक आप दे रहे हो, कुछ भी है, बैंक का काम है ना भैया चेक एक्स रिलेटेड, तो बैंक ट्रांजेक्शन हमें नहीं रिकॉर्ड करना। और तीसरी क्या चीज नहीं रिकॉर्ड करनी है, कैश डिस्काउंट, चाहे अलाउ किया है चाहे रिसीव हुआ है, कैसा भी है, डिस्काउंट की कोई चर्चा कैश बुक में नहीं होती है। तीन चीज नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट के ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, बैंक के ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, और किसी भी तरीके का डिस्काउंट कैश बुक में, सिंपल कैश बुक में हम नहीं रिकॉर्ड करते, ठीक है। देन जब भी एक एंट्री आप रिकॉर्ड करते हो सिंपल कैश बुक में, तो ऑटोमेटिकली वो लेजर में भी हो जाती है, ठीक है। वैसे ही वो लेजर में भी सेम रहेगी, जैसे आपने कैश बुक में एंट्री करी है सेम वो लेजर में भी रहेगी। तो अलग अलग हम बार बार नहीं बनाएंगे, एक बार में बस कैश बुक बना दी, वही आपका लेजर का काम भी कर देगी। देन कैश बुक विल नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इसका कभी भी अपना क्रेडिट बैलेंस नहीं रहता, ठीक है। जब भी आप देखोगे आपका हमेशा आपको डेबिट बैलेंस ही दिखेगा। क्यों, रीजन क्या दिया है, क्योंकि कैश इन हैंड, बिकॉज कैश पेड कैन नॉट एक्सीड कैश इन हैंड, वही बात आ गई कि हाथ में जितना पैसा है उतने में से ही खर्च करोगे, उससे ज्यादा खर्च करना इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसलिए इसका हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस रहेगा। यही रीजन है कि जो आपका कैश इन हैंड होता है वो आपका कभी भी कम नहीं हो सकता जो आपने खर्च किया है उससे, ठीक है। हमेशा जो पैसा है वो ज्यादा रहेगा, खर्चा आपका कम रहेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं दूसरी टाइप की कैश बुक, दैट इज डबल कॉलम कैश बुक पे। तो आ जाइए, डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, सिंपल, इसमें बस आपको क्या रखनी है, दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है। यहाँ पे कौन सी है वो दोनों चीजें, सबसे पहला क्या आपके जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है वो, और दूसरा क्या, जो भी आपके बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो, ठीक है। तो भैया देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट बोथ इन कैश एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड, राइट। जो भी आपने पैसा दिया है या आपको मिला है कैश के माध्यम से तो वो भी रिकॉर्ड करो, मतलब कैश ट्रांजैक्शन, और जो भी पैसा आपने दिया या आपको मिला बैंक के माध्यम से, मतलब बैंक का यदि कोई ट्रांजैक्शन है, आपने डिपॉजिट किया या आपको मिला, आपके अकाउंट में किसी ने चेक दिया, व्हाटएवर जो भी है, तो बैंक के ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं और कैश के ट्रांजैक्शन दोनों ही आपके डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, राइट। सो ये एक ऐसी बुक है जहां पे हम दो कॉलम बनाते हैं, है ना, 2 कॉलम हम लोग मेंटेन करते हैं हर एक साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे भी 2 कॉलम रहेंगे, क्रेडिट साइड पे भी 2 कॉलम रहेंगे। वो 2 काय के रहेंगे भैया, वो 2 जो आपके रहेंगे वो एक रहेगा भैया कैश का कॉलम, एक रहेगा आपका बैंक का कॉलम, ठीक है। एक कैश का कॉलम और एक कहाँ गया भैया, बैंक का कॉलम, ठीक है। नाउ डिपॉजिट ऑफ कैश और चेक विड्रॉन ऑफ कैश एंड बैंक एंड इशू ऑफ चेक एक्सेट्रा रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, मतलब आपने यदि कैश रिसीव किया या पे किया तो रिकॉर्ड करोगे, या फिर बैंक से आपने चेक इशू किया, इशू मतलब किसी को चेक दिया या किसी से चेक आपने रिसीव किया, इससे क्या हो रहा है, या तो आपके बैंक में पैसा इंक्रीज होगा या बैंक अकाउंट से पैसा कम होगा, तो इसीलिए बैंक ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन दोनों ही हम डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। ये क्या लिखा है, 10 2 कॉलम कैश बुक रिप्रेजेंट 2 कॉलम कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, तो इसलिए भैया 2 अकाउंट बन रहे हैं अपने, मतलब एक बुक में 2 कॉलम बन रहे हैं, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। तो देखा जाए तो क्या बन रहा है, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट, तो बात बराबर है, इसलिए हम लेजर नहीं बनाते, ठीक है। बैंक अकाउंट का और कैश अकाउंट के लिए हम लेजर में कोई अकाउंट नहीं बनाएंगे, ये दोनों, क्योंकि ये सब क्या है हमारे कैश बुक में ही ऑलरेडी बन रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, फॉर्मेट देख लो भैया। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट सेम एज इट इज ही रहेगा, जैसे सिंपल कैश कॉलम का रहता है वैसे डबल कॉलम का भी रहेगा, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा। कैसे, देखो ये डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड है, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर कौन सा, रिसिप्ट का, जो पैसा आपके पास आ रहा है वो डेबिट साइड, जो आप पे कर रहे हो वो क्रेडिट साइड, ठीक है ना, पेमेंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ऑन द अदर एंड यहाँ पे 2 कॉलम रहेंगे, एक होता है कैश का कॉलम, एक होता है बैंक का कॉलम। जो पैसा आपको कैश में मिल रहा है वो यहाँ रिकॉर्ड करो, जो पैसा आपको बैंक से मिल रहा है वो यहाँ रिकॉर्ड करो। वहां पे भी अगेन एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम, जो पैसा आप कैश में दे रहे हो या जो पैसा आप बैंक से दे रहे हो दोनों यहाँ रिकॉर्ड करेंगे अलग अलग कॉलम में। डन, समझ में आया, दिस इज योर फॉर्मेट, ओके गाइस। चलिए नाउ
टू कॉलम कैश बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या चीजें कैसे कैसे क्या कहाँ रिकॉर्ड करना है। तो ये 11 है टोटल 11 पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास में भी बताए थे। I mean अपनी जो वो वाली क्लास थी जिसमें मैंने आपको सारी चीजें सिस्टमैटिकली बताई थी, मतलब डिटेल्ड क्लास जो मैंने ली थी ना चैप्टर की, जहाँ सेपरेट हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ा। अब ये तो भैया आपका चैप्टर रिवीजन है, तो यहाँ तो हम लोग को 1 या 2 पार्ट्स में थोड़े से कम समय में बहुत सारी चीजें बतानी है, इसलिए यहाँ चीजें मैं आप लोग को रैपिड तरीके से बता रही हूँ, सारी चीजें फटाफट से एकदम बढ़िया तरीके में समझा रही हूँ, राइट। तो क्वेश्चन भी बताऊंगी, लेकिन आपको एक बार फिर से कहूंगी कि यदि अभी टाइम है, तुरंत ही एग्जाम नहीं है, 1-2 दिन बाद, तो यदि इफ यू हैव टाइम सो बेटर है कि आप पहले जो डिटेल वीडियो बनी हुई है, क्योंकि वहाँ हर एक टॉपिक को मैंने बहुत सिस्टमैटिकली और डीपली पढ़ाया है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन भी वहाँ बहुत सारे कराए। यहाँ तो मैं आपको फिर भी क्वेश्चन मैक्सिमम कराने की कोशिश करूंगी, ताकि भैया चैप्टर का पूरा कंप्लीशन होना चाहिए, है ना। तो हम अपने एंड से पूरा 100% देंगे, पर आपको यदि अभी टाइम है तो भले डिटेल वीडियोज भी जरूर देखना, ठीक है। अदरवाइज चैप्टर रिविजन तो फिर है ही, आ जाइए। तो टोटल 11 पॉइंट्स हमें देखने हैं डबल कॉलम कैश बुक बनाते टाइम। क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको माइंड में रखनी है, तो भैया सबसे पहला आपको ये ध्यान में रखना है, या सबसे पहले आपको ये करना है कि यदि आपने कैपिटल फर्म में, मतलब कंपनी में यदि अभी कैपिटल लेकर आए हो, कैपिटल मतलब कंपनी स्टार्ट करते टाइम, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम यदि कैपिटल लाए हो, तो हो सकता है कुछ पैसा कैश में लाए होगे, कुछ आप चेक से लाए होगे। तो जो पैसा कैश में लाए हो कैश कॉलम में लिखना, जो पैसा आप चेक से लाए हो वो आप बैंक कॉलम में लिखना, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कैपिटल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो भी आपको रिसीव हो रहा है, जो भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है, वो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे। कैसे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट करके लिखोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, यदि ये क्या लिखा है, कैश, ठीक है, जो कैश आप लेके आए हो वो कैश कॉलम में टू कैपिटल अकाउंट करके लिखोगे। सिमिलरली जो कैश बैंक से लाए हो वो बैंक कॉलम में लिखोगे, डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में लिखोगे, और टू कैपिटल अकाउंट करके डन। अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको एकदम बढ़िया से आ जाएगा। फिर जो भी रिसिप्ट्स हैं आपके, जो भी पैसा आपको मिल रहा है वो आप कहाँ पे लिखते हो, बैंक कॉलम में लिखोगे। बैंक से जो पैसा आ रहा है या कैश में भी आ रहा है तो भैया वो अपने अपने कॉलम में लिखना। कैश में पैसा आ रहा है तो कैश कॉलम में, बैंक से आ रहा है तो बैंक कॉलम में। जो पैसा आता है स्टूडेंट्स वो हम रिसिप्ट साइड पे लिखते हैं, और रिसिप्ट साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। डन, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट डेटेड चेक। एक आपका कॉन्सेप्ट आता है पोस्ट डेटेड चेक का। ये ऐसा चेक होता है जिसपे आज मैंने आपको चेक दे दिया, सपोज करो आज है 10 तारीख, 10 तारीख है, मैंने आपको चेक दे दिया, आज ही दिया 10 तारीख को, पर उस पे जो डेट है वो मान लो मैंने 20 तारीख की डाली है, तो उस चेक पे जो पैसा है मैंने आपको दे दिया कि भैया लो, लेकिन आप उस पे पैसा कब ट्रांसफर कर पाओगे, जब तक 20 तारीख नहीं आ जाती। आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा कि यार जो चेक पे तारीख लिखी है एक बार ये आ जाएगी, उसके बाद ही पैसा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। तो ये होता है पोस्ट डेटेड चेक, है ना, कि उस चेक पे जो डेट है वो बाद की डली है। हालांकि चेक आज दे दिया मैंने, लेकिन उस पे डेट 10 दिन बाद की डाली है, तो आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा। दिस इज योर पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। उसमें क्या है, आपको फ्यूचर में वो पैसा मिलेगा उसमें, क्योंकि डेट आपको फ्यूचर की डाली हुई है, ठीक है। जो भी पेमेंट है वो एक स्पेसिफाइड डेट के बाद हो पाएगी, स्पेसिफाइड जब वो डेट आ जाएगी उसके बाद ही आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर पाओगे। अदरवाइज चाहो हो सकता है 10 दिन के पहले ही आपको जरूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, तो आप 10 दिन का वेट नहीं यदि कर पा रहे हो तो आप बैंक के पास तुरंत जाओगे, चेक लेके बैंक से बोलोगे यार मुझे इसको डिस्काउंटेड कराना है। डिस्काउंटेड मतलब सपोज वो चेक था मान लो 50,000 का, 50,000 का चेक था, अब आप समय से पहले जा रहे हो, वैसे तो 10 दिन की डेट है, 10 दिन बाद जाओगे तो पूरा 50,000 दे देगा बैंक, लेकिन अब आप 10 दिन पहले आ रहे हो, 10 दिन पूरे भी नहीं हुए, 20 तारीख भी नहीं आई, और यदि आप पहले आ रहे हो तो बैंक बोलेगा ठीक है हम पैसा तो देंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा काट लेंगे पैसा, थोड़े से चार्जेस काट लेंगे। तो हो सकता है बैंक आपको पूरे 50,000 ना दे करके मात्र 48,000 ही दे, ठीक है, पूरे 50,000 ना दे करके 48,000 देगा, 2,000 रुपए काट लेगा बैंक चार्जेस के नाम पे, और आप मना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप समय से पहले पैसा लेने आ रहे हो। समय पे आओगे तो पूरा पैसा मिलेगा, पर समय से पहले आओगे तो बैंक थोड़ा उसमें 2,000 रुपए अपनी फीस, अपना चार्ज काट लेगा, जिसे इस प्रोसेस को, ये जो आपने किया ना समय से पहले जो पैसा निकाला, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड कराना। क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड। दो कॉन्सेप्ट है, पोस्ट डेटेड चेक और डिस्काउंटेड कराना। समझ में आ गया? ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अब स्टूडेंट्स।
तो अकाउंटिंग कैसे करनी है, यदि ऐसा कोई पोस्ट डेटेड चेक है तो अब आप इसका क्या करोगे, अब आप ऐसा क्या करोगे, भाई देखो चेक तो मिल गया आपको तो चेक मिल गया, पर अब उस पर डेट तो बाद की डली है, तो फिर अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, तो भैया यदि ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसा कोई यदि चेक आपने इशू कर दिया तो आप क्या करोगे, बैंक कॉलम में अपनी कैश बुक के क्या करोगे, इट इज इशूड एंड नॉट ऑन द डेट ऑफ द चेक, ठीक है। तो जब आपने ये इशू किया है उस तारीख पर आप अपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। जिस तारीख पे आपने इशू किया है ना उस चेक को, पोस्ट डेटेड चेक को, देखो पोस्ट डेटेड चेक आर अकाउंटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन द डेट इट इज इशूड एंड नॉट द डेट ऑफ द चेक, ठीक है। उस तारीख पे आपको अपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है जिस तारीख पे आपने उस चेक को इशू किया है, राइट। चलिए नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट्स, अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, ठीक है। टोटल 11 पॉइंट्स है, ठीक है, 2 हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जो पेमेंट है ना स्टूडेंट्स, आपकी पेमेंट यदि आपने करी है, कैश में पेमेंट करी है या फिर आपने चेक से पेमेंट करी है, तो वो आप बैंक कॉलम में लिखना, कैश में पेमेंट करी है तो कैश कॉलम में लिखना, कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। देन कॉन्ट्रा एंट्री की बात आती है अब, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है भैया, देखो बच्चों, कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जहां पे आप ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें आपके, देखो हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट तो मिनिमम, कम से कम 2 अकाउंट तो इफेक्ट होते ही है क्योंकि हमारा डबल एंट्री बुक सिस्टम है ना, तो 2 तो अकाउंट आपके इफेक्ट होते ही हैं। तो वो 2 कौन से अकाउंट हैं यदि इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो यदि हम कॉन्ट्रा एंट्री की बात करते हैं तो इसमें ऐसे ट्रांजेक्शन आते हैं जहां पर आपके 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, पहला कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट, है ना। इसके अलावा तीसरा अकाउंट कोई सा नहीं होगा, सिर्फ कैश और बैंक। यदि ये दोनों अकाउंट एक साथ में इफेक्ट हो रहे हैं किसी ऐसे ट्रांजैक्शन के कारण, तो वो ट्रांजैक्शन या वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है ना। तो ये जो एंट्री है वो आपकी क्या इफेक्ट करती हैं, दोनों कैश और बैंक दोनों कॉलम को इफेक्ट करती हैं, है ना। मान लो यदि कैश बढ़ रहा है तो बैंक कम हो रहा होगा, और यदि बैंक आपका बढ़ रहा है तो कैश कम हो रहा होगा, है ना। दोनों चीजें देखो, दोनों चीजें बढ़ तो नहीं सकती और दोनों चीजें घट नहीं सकती, है ना। एक जगह क्रेडिट एक जगह डेबिट होगा, एक कम होगा एक ज्यादा होगा, ठीक है। तो यदि कैश बढ़ रहा है तो बैंक कम होगा, बैंक बढ़ रहा है तो कैश कम होगा, राइट। तो इसको बोलेंगे हम कि इन दोनों में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली जो हो रहा है, मतलब बैंक भी इफेक्ट है, बैंक को भी इफेक्ट हो रहा है और कैश को भी इफेक्ट हो रहा है। इस तरीके के एंट्रीज को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पे 2 एंट्री काफी फेमस है जो आपको काफी जगह हर क्वेश्चन में दिखेगी। पहली क्या, या तो आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है या आपने कैश बैंक से विड्रॉ किया है। समझ आया केस, देखो पहला केस क्या कह रहा है कि यदि आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है तो इससे क्या होगा, यदि मैं जा रही हूँ मेरे बैंक में पैसा जमा करने, तो इससे क्या होगा, मेरे हाथ में कैश था, वो गया मेरे पास से मेरे बैंक में चला गया, तो भैया मेरे पास कैश कम हो गया लेकिन मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, समझ रहे हो, मेरे पास कैश कम हो गया लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड, यदि मैं मेरे बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके मेरे पास लेके आ रही हूँ, ठीक है, यदि मैं बैंक से पैसा निकाल रही हूँ तो मेरे पास कैश बढ़ रहा है, मेरे पास कैश इंक्रीज हो गया क्योंकि मैंने पैसा निकाल लिया तो मेरे पास कैश इंक्रीज हो गया, लेकिन मेरा बैंक में जो बैलेंस था वो कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मेरे पास कैश जहां बढ़ रहा है वहां मेरे बैंक में बैलेंस कम हो रहा है, और यदि जमा कर रही हूं बैंक में तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है लेकिन मेरे पास कैश कम हो रहा है। समझ आ गया, तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ये 2 ही केसेस है जहां पे हम कॉन्ट्रा एंट्री का केस देखते हैं। डन, चलो अब क्या करेंगे, तो भैया देखो इनकी एंट्री कैसे करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक में दोनों साइड, डेबिट साइड भी करेंगे और क्रेडिट साइड भी करेंगे, और एक सी लिख देते हैं लेजर फोलियो के कॉलम में, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा, ओके। नाउ 5th पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक इज रिटर्न डिसऑनर्ड, द कस्टमर्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब यदि मान लो आपको आपके कस्टमर ने एक चेक दिया है ना, उसको पेमेंट करनी होगी आपको, तो आपको उससे चेक मिला, आपको चेक रिसीव हुआ है ना, और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट भी करके आ गए ताकि आपको पैसा मिल जाए, तो आपने उसको बैंक में जमा भी कर दिया, लेकिन भैया वो डिसऑनर हो गया, मतलब उस कस्टमर के बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं बचे और वो जो चेक है आपका वो हो गया भैया डिसऑनर, है ना, वो अब डिसऑनर हो गया, मतलब आपको अब उस पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो कस्टमर का अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कहाँ पे, अपने बैंक अकाउंट में,
ठीक है, अपने बैंक अकाउंट को देखो, द कस्टमर अकाउंट इज डेबिटेड, जो कस्टमर का अकाउंट है भैया वो डेबिट किया जाएगा, और जो बैंक अकाउंट है वो आपका क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो भैया हुआ क्या था कि आपको चेक मिल चुका था, लेकिन अब भैया वो डिसऑनर हो गया, मतलब जो पैसा मिलने वाला था वो नहीं मिला आपको। तो यदि पैसा नहीं मिला तो मतलब जो आपने सोचा था कि भैया मेरे बैंक में पैसा आ गया है लेकिन अब नहीं आया, तो भैया अब आप उसको क्या करोगे, उस पैसे को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो भैया बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और जिस भी कस्टमर से पैसे लेना था उसे हम डेबिट कर देंगे। राइट, समझ आ गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट अब क्या कह रहा है कि इफ चेक इशूड बाय द फर्म इज नॉट पेड और प्रेजेंटेशन, यदि देखो आपने क्या किया था, चेक इशू कर दिया था, आपने सामने वाली पार्टी को चेक दे दिया था कि ये लो, आपको यदि किसी को पैसे देना है, आपने उसको चेक दे दिया, लेकिन अभी तक उसने उसको बैंक में नहीं लगाया, उसने अभी अपने पास ही रखा है, अभी बैंक में नहीं लेके गया, वो उसने अभी प्रेजेंट नहीं किया। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप तो क्या करोगे, बैंक कॉलम इन द रिसिप्ट और डेबिट साइड ऑफ द, अच्छा, if check issued by the firm is not paid or on presentation, it is recorded in the bank column in the receipt और डेबिट साइड। तो इसमें हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, और जो अपनी कैश बुक में है ऑफ द कैश बुक विद द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम चेक वाज इशूड, तो जिसको भी चेक आपने इशू कर दिया है उसके ही नाम से हम अपने बैंक कॉलम के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, चेक रिसीव्ड मे बी गिवन टू अनदर पार्टी, इंडोर्स कराना। हो सकता है कि भाई मैंने एक से चेक लिया, मुझे किसी ने चेक दिया और मैंने वो किसी और को दे दिया, हो सकता है ऐसा इंडोर्स कराना, एक दूसरे पे ट्रांसफर कर देते हैं यदि हम चेक। तो भैया यदि ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब आपने अभी चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, क्योंकि आपको तो चेक मिला, आपका काम क्या था, यदि आपको चेक मिला तो आपको ले जाना था अपने बैंक में और डिपॉजिट करना था, पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने वो चेक क्या करा, किसी और दूसरी पार्टी को दे दिया, इंडोर्स कर दिया। किसी दूसरी पार्टी को देना मतलब इंडोर्स करना, राइट। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जब बैंक तक आपका चेक पहुंचे ही नहीं तो ये आपका कोई बैंक ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, चेक तो मात्र हाथ में आया था, इधर से लेके आपने इधर दे दिया, तो चेक तो हाथ में ही था केवल, बैंक तक तो पहुंचा ही नहीं, तो ये कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। और यदि ये बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये आपका कैश कॉलम, डबल कैश कॉलम बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली फिर कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, बस जर्नल एंट्री कर देंगे, पर आपका कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये कोई बैंक ट्रांजैक्शन है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली। कई बार यदि डायरेक्टली कस्टमर आके आपके बैंक में चेक देके चले जाता है तो हम बैंक कॉलम में भैया डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद यदि फर्म पे कर रही है कोई चार्जेस बैंक को, तो वो क्या होता है भैया, बैंक चार्जेस होते हैं। बैंक कोई अपने चार्जेस यदि ले रही है, काट रही है भैया, आपके अकाउंट में से पैसा काट रही है बैंक चार्जेस के नाम पे, तो हम भैया क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो पेमेंट है। और भैया याद रखना, कैश डिस्काउंट या आपने अलाउ किया या रिसीव किया, इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करते हैं। कहीं भी कैश बुक में हम लोग डिस्काउंट की डबल कॉलम कैश बुक में एंट्री नहीं करते। एक आप लोगों की बुक और रहती थी तीसरे तरीके की, जिसको हम बोलते थे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, है ना, लेकिन अब वो आपके सिलेबस से हट चुका है। वो जो आपका टॉपिक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है। यदि ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ते तो वहां पे फिर हम डिस्काउंट की भी अलग से एक और, देखो ट्रिपल मतलब 3 कॉलम, एक कैश का रहता है, एक बैंक का रहता है, और जो तीसरा रहता है वो आपका डिस्काउंट का कॉलम रहता है। वो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे, बहुत मेहनत लगती थी और बड़ी कंफ्यूजन होती थी। तो भैया अच्छा है आपके सिलेबस से में वो नहीं है, वो आपके सिलेबस से आउट हो चुका है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग डबल कॉलम में, तो यहाँ पे कैश की एंट्री, सॉरी कैश डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। ठीक है ना, डन। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला पॉइंट है अपना 11th वाला। क्या कह रहा है, discount may be allowed when the payment is received by check. If a check is dishonored, discount allow is returned back by passing an entry. देखो कई बार यदि क्या हो रहा है कि आपने जो चेक है वो आपने रिसीव किया, आपको चेक मिला, किसी से चेक मिला और आपने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया था। ठीक है, और अब मान लो भैया वो चेक हो गया है डिसऑनर, तो इस कंडीशन में आपको फिर से एक जर्नल एंट्री करनी, सॉरी जर्नल प्रॉपर में आपको इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। कहाँ करोगे, जर्नल प्रॉपर में डिस्काउंट जो अलाउ किया है उसकी एंट्री करोगे। ऑन द अदर हैंड यदि आपने क्या किया था, एंट्री वॉज मेड ऑन द चेक इज रिकॉर्डेड। ठीक है, सिमिलरली कैश डिस्काउंट अगर आपको रिसीव हुआ था क्योंकि आपने किसी को पेमेंट करी थी चेक से, और यदि वो चेक आपका डिसऑनर हो गया है तो इसकी आप क्या करोगे, वापस से जर्नल प्रॉपर में एंट्री करोगे। डन। ठीक है ना, क्योंकि और जो भी एंट्री है आपकी चेक की, तो चेक की एंट्री तो आप बैंक अकाउंट में करोगे, लेकिन डिस्काउंट की एंट्री जर्नल प्रॉपर में करोगे यदि आपका चेक डिसऑनर हो रहा है तो।
डन। चलिए, और यदि आप लोगों को डिटेल्स में ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं तो आई विल प्रेफर कि आप लोग कहाँ जाओ, रिकॉर्डेड जो आपकी डिटेल्ड क्लासेस है वहां पर एक बार जाके जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आ जाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नथिंग, जस्ट ये क्या होता है कि जहां पे आपने सपोज करिए बैंक में सिर्फ आपके 50,000 जमा थे, 50 के अंदर अंदर खर्च कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो बैंक से तो ठीक है, लेकिन यदि 50,000 जमा थे और आपने टोटल 60,000 की पेमेंट कर दी तो ये 10,000 आपने जो बैंक से एक्स्ट्रा लिए हैं ये आपके बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो बैंक में जितना पैसा जमा है उससे अधिक यदि आप यूज कर रहे हो पेमेंट करने में तो वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, राइट। तो इसलिए कभी कभी जब आप डबल कॉलम कैश बुक बनाते हो तो एक कैश कॉलम रहता है, एक बैंक कॉलम रहता है। बैंक में और कैश कॉलम में बस इतना कभी कभी डिफरेंस आ जाता है कि बैंक कॉलम के तो हमेशा आपको डेबिट बैलेंस ही सॉरी, कैश कॉलम का आपको हमेशा डेबिट बैलेंस मिलेगा। किसका? कैश कॉलम का, क्योंकि हमेशा जितना कैश है उसी में से खर्चा होता है, तो हमेशा कैश कॉलम का आपका क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस रहेगा। लेकिन कई बार बैंक में जितना पैसा है उससे ज्यादा आप पेमेंट कर देते हो, उससे ज्यादा आप खर्च कर देते हो। बैंक में है 50,000 पर आपने 60,000 खर्च कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो आपका ओवरड्राफ्ट हो गया। मतलब पैसा कम था, खर्चा ज्यादा। इसका मतलब क्या कि बैंक में अब आपको क्रेडिट बैलेंस देखने को मिलेगा, मतलब क्रेडिट साइड के ज्यादा हो जाएंगे, मतलब पेमेंट साइड ज्यादा है बैंक कॉलम में, नॉट कैश कॉलम। कैश कॉलम का तो ऑलवेज आपका जो रिसीव है वो ज्यादा है, पेमेंट जो है कैश में वो कम है ऑलवेज। लेकिन यदि बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं तो कई बार आपका क्रेडिट साइड, मतलब जो पे किया आपने बैंक से वो ज्यादा कर दिया और जो बैंक में पैसा है वो कम है, तो इस कंडीशन में हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा रहेगा, पेमेंट ज्यादा करी है तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड पे करेंगे। डन, दिस इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट, समझ आ गया? यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलिए, ये बैंक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है कि आप जो जमा है उससे ज्यादा भी निकाल लो, लेकिन एक समय सीमा के बाद उसको वो पैसा वापस भी करना। बैंक फ्री में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं देगी, बोलेगी कि भैया एक समय बाद वो पैसा हमें वापस करना, और एक लिमिट रहती है ओवरड्राफ्ट करने की भी कि भैया 1,000, 2,000 या 10-20 हजार तक आप ओवरड्राफ्ट कर लेना। ऐसा नहीं है कि 50 जमा थे और 50 लाख का ओवरड्राफ्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। 50 जमा है तो 10, 20, 30 ऊपर आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितनी लिमिट दे रही है, ठीक है। चलो, अब देखो भैया, जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट है उसमें हम क्या करते हैं भैया? बैलेंस वगैरह करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो बैंक जब भी ओवरड्राफ्ट अगर आपका आता है तो आपका हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, तो जो आपका बैलेंस होगा ब्रॉट डाउन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? इट इज शोन इन द पेमेंट और क्रेडिट साइड ऑफ द एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसको जो ब्रॉट डाउन करेंगे क्रेडिट साइड पे करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर है, तो जो उसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे तो वो क्रेडिट साइड पे करेंगे, ठीक है ना। बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड पे आता है, तो बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड पे और बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में करेंगे नेक्स्ट जो भी आपका पीरियड रहेगा, नेक्स्ट जो भी रहेगा वहां पे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, ठीक है। नाउ एट द एंड ऑफ द पीरियड बैंक कॉलम इज बैलेंस्ड इफ डेबिट साइड टोटल इज शॉर्ट, ठीक है। तो यदि आपका डेबिट साइड कम है मतलब ओवरड्राफ्ट हो गया है, तो इसको अगेन वही बैलेंसिंग करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख के, राइट। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग, सारी चीजें जब हो जाएंगी तो हम उस बैंक बैलेंस को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे, राइट। ये सब सिंपल है, सबने बैलेंसिंग वगैरह कर चुके हैं हम लोग, और नहीं भी हुआ तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सब आ जाएगा अच्छे से समझ में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। नाउ मोर देन वन अकाउंट, यदि कई बार आपके बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट है तो फिर आप क्या करोगे? हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड, तो डोंट बी वरिड, बट आपका टॉपिक है तो आ जाइए, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यदि किसी फर्म का एक अकाउंट है तो ठीक है, बैंक में एक ही अकाउंट है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कई बार आपके एक से ज्यादा बैंक में भी अकाउंट है, तो इस कंडीशन में आप इस तरीके की कैश बुक बनाओगे, डबल कॉलम की ही रहेगी, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश, बैंक का कॉलम, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश और बैंक का कॉलम। फर्क इतना रहेगा कि भैया बैंक के कॉलम में अगेन एक सब डिविजन हो जाएगा, जिस भी दो बैंक अकाउंट में आपके नाम है वो बैंक के अलग अलग आप ट्रांजेक्शन लिखोगे। एसबीआई से जो भी है वो यहाँ, पंजाब नेशनल बैंक से जो भी है वो यहाँ, लाइकवाइज अदर बैंक जो भी हो सकती है, जहां भी अकाउंट है उसको आपको बैंक जो कॉलम है उसमें सब डिवीजन करके लिखना है, इस साइड भी और इस साइड भी। डन, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए भैया,
लेजर पोस्टिंग ऑफ 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में जो भी चीजें आती है उनको आप लेजर में कैसे पोस्ट करते हो वो देख लो भैया। तो सिंपल सी चीजें हैं आपकी, जो भी आइटम्स आपने 2 कॉलम कैश बुक में लिखे हैं वो सारे ट्रांसफर होंगे एक्सेप्ट कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज आपकी लेजर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है, बाकी सब चीजें हो जाएंगी लेजर में, बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स आपके हो जाएंगे, बस कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भैया कॉन्ट्रा एंट्री में आपका क्या होता है, बैंक और कैश दोनों अकाउंट आपके इफेक्ट होते हैं, और ये दोनों ही तो हम डबल कॉलम कैश बुक में बना रहे हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों ही आपका डबल कॉलम कैश बुक में बन रहा है, और फिर उसके साथ यदि आप और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बनाओगे तो भैया बात नहीं जमेगी, क्योंकि दोनों चीजें सेम हैं, ठीक है। इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री को हम लेजर अकाउंट में नहीं ले जाते, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री होती ही बैंक और कैश अकाउंट की है, और लेजर में तो हमें बनानी नहीं है कैश और बैंक अकाउंट, राइट, यदि हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो। डन, समझ में आ गया। चलिए आ जाइए फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, पोस्टिंग ऑफ द रिसिप्ट और अब देखो पोस्टिंग करना कैसे है, तो सुनो, जो भी चीजें आपकी रिसिप्ट या डेबिट साइड पे है, जो भी चीजें कैश बुक में यहाँ है डेबिट साइड पे है, उनको लेजर में कहाँ पोस्ट करोगे, क्रेडिट में करोगे। कहाँ करोगे भैया, लेजर में कहाँ पे पोस्ट करोगे, क्रेडिट में करोगे। क्या लिख के, पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। कैश वाले जितने भी आइटम आपके कैश बुक के डेबिट साइड पे हैं वो लेजर के क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो जाएंगे, क्या लिख के, बाय कैश अकाउंट लिख के। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, आपके बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको बाय बैंक अकाउंट करके आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। मतलब बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके डेबिट साइड पे कैश बुक में लिखे हुए हैं उनको लेजर के डेबिट साइड पे ट्रांसफर करोगे। डन, समझ आ गया। तो ये आपके डेबिट साइड की चीजें हैं जिनकी पोस्टिंग अपने को करनी है, डेबिट साइड की सब चीजें उठा के लेजर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना, बस इतना याद रखना। उसके बाद अब बारी किसकी है, क्रेडिट साइड। यदि कोई चीज क्रेडिट साइड पे है तो अगेन वही करेंगे सेम, कि यदि कोई कैश ट्रांजैक्शन है आपके क्रेडिट साइड के है तो भैया लेजर में आप उसको कहाँ करोगे, डेबिट साइड पे ट्रांसफर करोगे, क्या लिख के, टू कैश अकाउंट लिख के। और यदि कोई बैंक के ट्रांजैक्शन है तो टू बैंक अकाउंट लिख के आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट सॉरी बैंक ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट के यदि क्रेडिट साइड पे है तो लेजर में उनको डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देना। जो डेबिट में है वो क्रेडिट में जाएगा, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में जाएगा, बस इतनी बात है भैया, ऐसा करना है, बस ये याद रखना। जो यहाँ है वो इधर, जो इधर है वो इधर, बस। डन, समझ आ गया, यही है पोस्टिंग और कुछ नहीं है, राइट। बस इतना याद रखना कि भैया कॉन्ट्रा एंट्री की कहीं कोई पोस्टिंग नहीं होती लेजर में, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर दो अकाउंट होते हैं, एक होता है कैश अकाउंट, एक होता है बैंक अकाउंट। और हमने क्या पढ़ा, यदि डबल कॉलम कैश बुक या कैश बुक बना रहे हो तो आप लेजर में बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट नहीं बनाओगे। तो जब वो अकाउंट ही नहीं बनाओगे तो कॉन्ट्रा एंट्री की एंट्री करोगे कहाँ, ठीक है, क्योंकि इनमें है ही बैंक और कैश अकाउंट, और आप तो बैंक और कैश अकाउंट बना ही नहीं रहे हो, तो फिर इसकी एंट्री लेजर में नहीं होती। समझ आया कि नहीं आया। डन, चलिए तो ये हो गया भैया अपना कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट, सारे कॉन्सेप्ट हो गए जो पार्ट 1 में थे, पार्ट 1 के सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब आप पूछोगे मैम बचे हुए आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, तो वेट करना, सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट में रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, जाने नहीं दूंगी, क्योंकि अब बारी है क्वेश्चन करने की। तो भागना नहीं है, क्वेश्चन में जरूर बने रहना, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि क्या क्या समझ में आया आपको। लगा दो क्वेश्चन, जल्दी से जाओ भाग के, कॉपी पेन पेंसिल स्केल सब ले आओ। वैसे तो डेली मेरे साथ जब भी क्लास अटेंड करते हो तो ये सब लेके ही बैठा करो, लेकिन भूल गए हो तो भैया जाओ जल्दी लेके आओ, फटाफट जाओ, पानी वानी पियाओ, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी जाइए, फटाफट लाइक शेयर करो। और जब तक फटाफट सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अब हम क्वेश्चन ही करेंगे। जल्दी फटाफट जाओ भैया, कॉपी वॉपी ले आओ अपनी, जल्दी से जाना है, सभी को लाइक शेयर करना है, और फटाफट से कर दो भैया लाइक शेयर। यदि अभी तक नहीं किया तो बड़ी गलत बात है भैया, बड़ी गलत बात है। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। सभी रेडी है, देखो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं पार्ट 1 के जितने भी थे, पार्ट 2 में करेंगे रिमेनिंग। तो आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथ में मिलके, जितना भी पढ़ा है उतना ही क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो सिंपल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो फिलहाल मैं क्वेश्चन आपके लिए सिंपल कैश बुक का लेकर आई हूँ, डबल कॉलम का सेकेंड पार्ट में कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि भैया देखो टाइम ज्यादा लग जाएगा, यहाँ पे आपकी ये जो क्लास है ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसको लेंथी ना बनाने के लिए मैंने इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आई हूँ। तो सेकंड पार्ट में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिलहाल सिंपल कॉलम कैश बुक का जो क्वेश्चन है वो ये रहा, सिंपल कैश बुक, ठीक है, ये रहा सवाल, हम बनाएंगे साथ में मिलके कैश बुक सिंपल वाली।
रेडी है सभी लोग? क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से कॉपी में फॉर्मेट बना लीजिए और क्लास को लाइक शेयर कर दो भैया। सबसे पहले तो लाइक शेयर कर दो जल्दी से, फिर हम साथ में मिलकर क्वेश्चन करेंगे। फटाफट जल्दी सभी को लाइक शेयर करना है। कर दिया सभी ने लाइक शेयर? पक्का कर दिया 100%? फिर आ जाइए। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सिमरन। सिमरन नाम की एक व्यक्ति है, एक गर्ल है, एक लेडी है, जिनका आपको ये दिया है, कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं 2024 के 1 मार्च से लेके पूरे 31 मार्च तक के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। आपको बोला है सिंपल कैश बुक बनाओ। बना ले, रेडी हैं सभी? फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं भैया। सबसे पहले तो फॉर्मेट, चलिए कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्मेट होता है। सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, जो हम बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? सिंपल कैश बुक। तो लिख लेंगे क्या? सिंपल कैश बुक। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो भैया ये हो गया अपना डेबिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, ये हो गई भैया डेट, पर्टिकुलर। उसके बाद चाहे तो आप LF जो लेजर फोलियो उसका भी कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आपका हो जाएगा क्या? अमाउंट। अगेन आपका ये हो जाएगा डेट का कॉलम, दिस इज योर पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड जो आप जानते हैं। क्लियर? क्या सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट वाउट भैया? क्लियर है क्या सभी को? शुरू करें? फिर शुरू करें तो भैया ये होगी अपनी सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। बीच में LF का बनाने तो बना लो, चलो ठीक है बना लेते हैं, है ना। हमने देखो फॉर्मेट में भी पढ़ा है, तो यदि इफ यू वांट यू कैन मेक, अदरवाइज दिस मच अकाउंट इज ओके। चलो तो आ जाइए, शुरुआत करेंगे पहले ट्रांजेक्शन से। तो 2024 का 1 मार्च का ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? सिमरन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैश में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, 65,000 ये कैश लेके आई हैं। तो इसको हम क्या करेंगे भैया? कैपिटल है, ये बिजनेस स्टार्ट किया, ये कैपिटल है। तो क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है, आपने रिसीव किया है, तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे, राइट। तो देखिए यह है आपका डेबिट साइड। डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 65,000 हमें अमाउंट दिया, ठीक है, 65,000। और 1 मार्च 2024, है ना। देखो 2024 1 मार्च कितना है? 65,000 लिख देते हैं, 65,000। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। अब आइए स्टूडेंट दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ। दूसरा कह रहा है आपसे बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में इन्होंने कुछ खरीदा है ना। कैश में सिमरन जी ने कुछ खरीदा है, राइट। तो यदि कुछ खरीदा है इसका मतलब इन्होंने खर्चा किया है, खर्चा ही किया है भैया। तो यदि खर्चा किया है तो खर्चा हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, किस नाम से लिखेंगे? परचेज नाम से, ठीक है। तो आ जाइए परचेज नाम से लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट। कब किया भैया? देखो 2024 3 मार्च। अमाउंट कितना दिया है परचेज का? 6,850, है ना, यही दिया है 3 मार्च, और 6,850, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना? 6,850। डन? कोई दिक्कत समस्या? चलो ये हो गया भैया अपना 3 मार्च का। अब 4 मार्च को क्या कह रहा है? पेड कैश टू मोहन। इन्होंने मोहन नाम के व्यक्ति को कैश पे किया, अगेन खर्चा किया, अगेन इन्होंने क्या किया? खर्चा किया है। तो भैया पेमेंट के साइड लिखेंगे, किसको दिया है? मोहन को। तो लिख देंगे क्या? बाय मोहन अकाउंट। कितना दिया है इन्होंने? डेट क्या दी है? देखो डेट है 4 और पे कितना किया है? 950, ठीक है, 950 इन्होंने पे किया है। तो भैया 4 मार्च 950। डन स्टूडेंट्स? ओके, चलिए ये हो गया अपना 4 मार्च का। देन 6 मार्च को क्या करें? डिपॉजिटेड इन बैंक। कुछ याद आया? बैंक में डिपॉजिट किया, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो कैश या विड्रॉ कर रहे हो, ये क्या होती है आपकी? दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब देखो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। अच्छा एक मिनट, ये तो डबल नहीं, ये तो हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक है, ठीक है। ये तो हमारी भैया सिंगल है, मैं आपकी डबल कॉलम कैश की दुनिया में चली गई, है ना। ये आपकी
सिंपल कैश बुक है, ठीक है। यदि डबल कॉलम कैश बुक होती तो हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करते, ठीक है। सिंपल कॉलम में भैया कोई कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है, ठीक है। जस्ट अभी हम लोगों ने क्या डबल कॉलम के कॉन्सेप्ट भी पढ़े ना, तो मेरे माइंड में डबल कॉलम आ गया था। चलो, तो ये सिंपल कॉलम वाली है, तो भैया डिपॉजिट यदि बैंक में किया है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सिंपल कॉलम में हमें बोला है कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। तो यदि आपने बैंक में पैसा जमा करके आए हो तो आपके पास से कैश कम हो गया कि नहीं, आपके पास से कैश कम हो गया, मतलब आपने कैश चला गया, पे हो गया, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और आपने बैंक में किया है तो देखो 6 मार्च और 40,000, ठीक है, 6 मार्च और 40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास से कैश जो है वो चला गया। कब गया भैया, 6 मार्च को, कितना गया, 40,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना, 40,000। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है, 6 मार्च और 40,000, ठीक है। बैंक में पैसा आपने डिपॉजिट किया तो आपके पास से कैश कम हो गया, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख दिया हमने बाय बैंक अकाउंट। ओके, आ जाइए फिर नेक्स्ट हमको बोला है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश। आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है तो आपने कैश में पे किया है, तो अगेन पेमेंट हो गई, तो भैया 6 तारीख और 4650, ठीक है, 4650 यहाँ पे लिख देते हैं, 4650, ठीक है। क्या किया आपने, फर्नीचर, तो भैया खर्चा काय में किया है, फर्नीचर में, क्या लिखना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट लिखना पड़ेगा 6 मार्च में। डन, दिक्कत परेशानी, राइट, समझ आ गया। चलिए, ये हो गया अपना 6 मार्च का। देन स्टूडेंट्स 9 मार्च का क्या कह रहा है, देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने कैश में गुड्स बेचे हैं, मतलब आपके पास पैसा आएगा, आपने बेचा है कैश में तो आपके पास पैसा आएगा, मतलब आपको रिसीव होगा। तो 9 मार्च और 30,000, ठीक है, 9 मार्च क्या किया है आपने, बेचा है, मतलब सेल करी है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट, कितने का बेचा है भैया, 30,000 का, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 30,000, राइट, कोई दिक्कत कोई समस्या। ओके, चलो ये भी हो गया अपना। फिर आ जाएंगे भैया 12 मार्च पे, क्या कर रहे हैं, पेड वेजेस इन कैश। अब आपने कैश में वेजेस पे किए तो अगेन पेमेंट हो गई, आपकी पेमेंट हो गई, तो भैया देखो 12 मार्च और 1200 रुपए पे किए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कितना, 12 मार्च क्या पे किया है आपने, वेजेस, तो क्या लिखेंगे, बाय वेजेस अकाउंट, राइट, कितना पे किया है अपन ने, 1200, तो ये लिख देंगे कितना, 1200। ओके, चलिए नाउ 13 मार्च को क्या कर रहे हो, पेड फॉर स्टेशनरी, अगेन खर्चा स्टेशनरी के नाम से, 13 मार्च और 400, ठीक है, 13 मार्च दिए और 400, तो लिख देंगे भैया 13 मार्च बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितना, 400 आपने पे किया है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 400। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या दिया है, देखो भैया 13 का हो गया। 15 को हमने क्या किया है, अगेन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में आपने फिर से कुछ बेचा है, सोल्ड किए, गुड्स सोल्ड किए, तो 15 मार्च और 25,000, तो इनकम हो गई, पैसा रिसीव हुआ आपको, आपने बेचा है अपने गुड्स को, तो 25,000 आपको मिला है 15 मार्च, तो यहाँ पे लिखेंगे रिसिप्ट साइड टू सेल्स अकाउंट, कितना, 25,000। ओके, तो ये हो गया आपका 25,000। ओके, चलो अब आ जाएंगे इस साइड, भैया कुछ इधर भी ट्रांजैक्शन दिए हैं। 17 मार्च को क्या कर रहे हैं, पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो भैया मिसलेनियस एक्सपेंस इन्होंने पे किए हैं 17 मार्च और 450 का अमाउंट है, तो कहाँ लिखेंगे भैया, पेमेंट साइड, 17 मार्च बाय मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, कितना पे किया है, 450, राइट, 450 ही पे किया है, जी बिल्कुल 450 का इन्होंने पे किया। चलो भैया ये भी हो गया। नाउ 19 मार्च को क्या हो रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक अलाउड कैश डिस्काउंट। अब भाई त्रिलोक नाम के कोई व्यक्ति हैं जिनसे आपको कैश मिला है, तो अगेन क्या है, आपकी रिसीव हुआ है, मतलब आपको पैसा मिला है, तो आपने रिसीव किया है, डेबिट साइड पे लिखेंगे कितना रिसीव किया भैया, 4850, मतलब 4850। और ये आपसे कह रहा है कि आपने अलाउ किया है डिस्काउंट, कितने का भैया, 150 का, 150 का आपने भैया इसमें डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो अब मतलब आपको मालूम है, जस्ट अभी पढ़ाया मैंने कि कैश बुक में कहीं पे भी डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती।
150 का डिस्काउंट मिला है, हम इसको नहीं मानेंगे, हमें क्योंकि डिस्काउंट का हमें रिकॉर्ड ही नहीं करना है, डिस्काउंट का तो बस हम जर्नल एंट्री में ही शो करते हैं, अपनी कैश बुक में डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो भैया जो पैसा रिसीव हुआ त्रिलोक से बस वो लिख दो, कितना हुआ 4850। तो लिख दे इसको, रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे, डेट है आपकी 19 मार्च, यहाँ पे लिखेंगे रिसिप्ट साइड में 19 मार्च टू त्रिलोक अकाउंट। कितना मिला इससे भैया 4800 एंड कितना था भैया 890 नहीं 850, ठीक है 850, 4850 मिला, राइट। रिमेनिंग जो था वो हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट, कितने का 150 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब उससे हमें टोटल 5000 लेने होंगे, ठीक है 5000 लेने होंगे, तो हमने 150 का डिस्काउंट दे दिया, उससे मतलब नहीं है, हमें वो नहीं लिखना डिस्काउंट, हमें सिर्फ जो रिसीव हुआ वो लिखना, ठीक है। 19 मार्च का केस हो गया। नाउ 22 मार्च को क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो गुड्स 2500 का, गुड्स परचेस कर रहे हो, मतलब अगेन आपने क्या करी है, यदि कुछ चीज परचेस करते हैं तो पेमेंट कर देते हैं हम, ठीक है। हम लोगों ने क्या करी होगी, पेमेंट, कुछ खरीदा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, अगेन अपने क्रेडिट साइड पे, बाय परचेज अकाउंट, $2500, ठीक है 2500, और अमाउंट तो हमने लिख दिया 2500, डेट आपको दी है 22 मार्च, तो क्या लिख देंगे 22 मार्च, डन, कोई दिक्कत कोई समस्या। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया है, ये हो गया। अब अगेन 22 मार्च को पेड सैलरी, सैलरी आपने पे करी है 22 मार्च को 15000, राइट, तो 15000 हम लिख देंगे यहाँ पे बाय सैलरी अकाउंट, 22 मार्च को आपने पे करी है कितनी, 15000, डन, समझ गए, ओके। चलो ये हो गए अपने खर्चे, और कौन कौन से खर्चे भाई वो भी बताओ। रेंट भी पे किया है भाई, 900 रुपए का आपने रेंट भी पे किया है 25 मार्च को, तो अगेन पेमेंट है, लिख दीजिए यहाँ पे 25 मार्च बाय रेंट अकाउंट, हाउ मच 900, राइट स्टूडेंट्स, समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट और क्या दिया है हमें 28 मार्च को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, कब किया है 28 मार्च को 350 रुपए, राइट, 350 पे किया है 28 मार्च को, क्या लिखना पड़ेगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कितना 350, ठीक है 350 रुपए हम लिख देंगे भैया अपने पेमेंट साइड, ओके। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट हमें क्या दिया है 29 मार्च को पेड फॉर एडवर्टाइजिंग के लिए आपने पे किया अगेन खर्चा, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, एडवर्टाइजिंग अकाउंट में लिखेंगे, तो देखो 29 मार्च और 400 रुपए, राइट, तो आ जाइए यहाँ पे लिखेंगे क्या 29 मार्च बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कितना 400, चलो भैया इतनी पेमेंट्स हो गई। अब और क्या क्या पे किया है हमने देख लो। 31 मार्च को पेड इनटू बैंक, अब हमने बैंक में पैसा जमा किया, तो इससे क्या हुआ, हमारे पास से कैश कम हो गया क्योंकि हमने बैंक में जमा कर दिया, तो जो जेब में हमारे पास कैश था वो चला गया, तो क्या करेंगे, अगेन क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्या दिया 31 मार्च और 25,000 आपने बैंक में जमा किया है, तो लिख दो भैया 31 मार्च बाय बैंक अकाउंट, कितना जमा किया भैया 25,000, राइट, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 25,000, राइट स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हो गए क्या सारे ट्रांजेक्शन अपने, है ना, सारे हो गए भैया। 31 मार्च तक के हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब किसकी बारी है, टोटलिंग करने की और बैलेंसिंग फिगर निकालने की, ठीक है। तो आइए शुरू करेंगे, टोटलिंग वगैरह सारे ट्रांजैक्शंस हो गए बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड। अब आपका काम क्या है भैया, टोटलिंग वोटलिंग करो, इधर का पूरा टोटल कर लो और इधर का पूरा टोटल कर लो, और आपको मालूम है बैलेंस क्या आएगा, डेबिट बैलेंस, मतलब ये वाला साइड आपका ज्यादा रहेगा, ये वाला साइड आपका कम रहेगा, ठीक है, डेबिट बैलेंस रहेगा। तो भाई जल्दी जल्दी टोटलिंग करिए, फटाफट से टोटल करना है सभी को, राइट। ये वाला साइड आपका ज्यादा रहेगा, डेबिट साइड ज्यादा रहेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कैश कॉलम या कैश बुक जब भी बनाते हैं हमेशा डेबिट बैलेंस आता है,
ठीक है, तो ये साइड ज्यादा रहेगी, ये कम रहेगी, तो बैलेंसिंग फिगर इधर निकालेंगे। तो पहले मुझे यहाँ का टोटल बताइए, बताइए 65,000, 30,000, 25,000 और 4850, इन सबको ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, 26,200। ठीक है, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 26,200, राइट। और आपको मालूम है यदि इधर पे इतना आया है तो भाई एक मिनट, इतना नहीं आएगा, रुको रुको, वेट वेट वेट, इसका आपको करेंगे यदि हम तो भैया 1 लाख से ऊपर ही आएगा, है ना, क्योंकि 65,000 दिया है। तो भैया ये यदि आप निकालोगे तो आपका आएगा 1,24,850। ठीक है, 1,24,850। ठीक है, क्योंकि भैया 60 की, हाँ 65 तो 1 लाख से ऊपर आएगा, तो 1,24,850। और आपको मालूम है यदि यहाँ पे इतना आया है तो वहां पे भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, 1,24,850 ही आना चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो भैया ये तो आ गया अपना टोटल। अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। बैलेंसिंग फिगर तो पता है कैसे निकालते हैं, ये क्रेडिट साइड की सारी जितनी भी पेमेंट है इन सबको टोटल करो जल्दी से, फटाफट जल्दी टोटल करो, फटाफट से सभी टोटल कर लो भैया जरा। और टोटल करने के बाद क्या करना, जो भी इसका पूरा टोटल एक अमाउंट आएगा उसको माइनस कर देना इसमें से माइनस कर देना, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, बैलेंस। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, बैलेंस मिल जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक आपको बढ़िया बैलेंस मिल जाएगा। पहले इन सबको टोटल करो और इसमें से माइनस कर दो, कब, लास्ट में, लास्ट ऑफ द मंथ, दैट इज 31 मार्च। कर दीजिए टोटल। देखो इस साइड का पूरा क्रेडिट साइड का यदि आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 98,650, है ना, 98,650 इस पूरा अमाउंट्स का टोटल होगा, राइट। अब इस पर्टिकुलर 98,650 को इसमें से कर दो माइनस, किसमें से, 1,24,850 में से माइनस कर दो। कितना आ रहा है फिर बैलेंसिंग फिगर, बताइए। बैलेंसिंग फिगर अब कितना आ जाएगा, 26,200 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 26,200 आपका ये आ गया भैया बैलेंसिंग फिगर। किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि बैलेंस क्या था अपना, डेबिट था, राइट। अब आपको मालूम है हम क्या करते हैं, ये जो बैलेंस है इसको नेक्स्ट मंथ में, मार्च हो गया तो नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं। तो भैया ये मार्च है, 31 मार्च। अब अगला मंथ क्या आएगा आपका, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में क्या कर लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, 26 मतलब 26,200, है ना, 26,200, राइट। ये हो गया भैया अपना बैलेंस, जो हमने क्या कर दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया। डन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आ गया। क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन था, बस जो भी रिसीव हुआ इसको यहाँ लिखा, टोटल यहाँ पे हम लेकर आ गए क्योंकि हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। उसके बाद यहाँ की टोटलिंग करी तो समथिंग 98,650 कुछ आ रहा था, उसको हमने इस टोटल अमाउंट में से माइनस किया, तो भैया हमारा 26,200 बैलेंस आ गया, जिसको हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। क्या सभी को समझ आया क्वेश्चन, मजा आया सॉल्व करने में, राइट। तो अभी इस पूरे पार्ट में, जो हमारा पूरा पार्ट 1 था कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का, इसमें स्टूडेंट्स हमने आधे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इवन आधे से ज्यादा हो गया, मोर देन कॉन्सेप्ट कवर कर लिया हम लोगों ने। और अब जो रिमेनिंग है वो पार्ट 2 में करेंगे, तो भैया पार्ट 2 जस्ट इसके बाद आपको मिलेगा, तो उसमें भी आप लोगों को बने रहना है क्योंकि आधे कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ने बाकी है। उसके अलावा क्वेश्चन की यदि बात करूं तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपका डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन बाकी है और पैटी कैश बुक का, जिसे हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो रिमेनिंग आपके कॉन्सेप्ट से और क्वेश्चन से हम लोग सेकेंड पार्ट में दोबारा से मिलेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट से। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट। तो रिवाइज कर लेना इसको, जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है इसको आप पूरा यहाँ तक रिवाइज कर लेना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में, तो आप लोगों को बिल्कुल ज्वाइन करना है क्योंकि भैया आधे टॉपिक अभी बाकी है, आधी पिक्चर अभी बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट में भी जुड़े रहना है, सेम प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड्स को कवर करने के साथ हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसी के अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज देखने के लिए यूट्यूब चैनल है जहाँ से आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, सब कुछ। इसके अलावा मोबाइल
एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जाके आप सारी चीज़ें अवेल कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमें फॉलो करके। और इसके साथ यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर जरूर चेक करिएगा, और इफ यू वांट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट, राइट। तो गाइस मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में, भूलना नहीं है सभी को नेक्स्ट पार्ट में भी जुड़ना है, आधे कॉन्सेप्ट और रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।